जिस दिन मुझे पार्क के बेंच की दरार में एक पुराना स्मार्टफोन छुपा हुआ मिला, उस दिन से एक ऐसे बुरे वक्त की शुरुआत हुई जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। ये एक पुराने मॉडल का फोन था जिसकी हालत काफी अच्छी थी। मुझे लगा कि किसी ने इसे खो दिया है या फिर गलत जगह पर रख दिया है। उसे ढूंढने वाला आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं उसे घर ले आया, ये सोचकर कि किसी गलत हाथों में पड़ने से बेहतर है कि मैं इसे ले जाऊं। ये वही बहाना था जो हम खुद को ईमानदार साबित करने के लिए देते हैं। उस रात फोन को चार्ज करने के बाद मेरे अंदर उत्सुकता बढ़ गई। मैंने उसे इस इरादे से ऑन किया कि शायद मुझे इसमें इसके मालिक का कोई कांटेक्ट मिल जाए, लेकिन ऑन करने पर मैंने उसको फैक्ट्री रीसेट पर पाया। किसी ने पर्सनल डेटा को पहले से ही हटा दिया था, जो अजीब तो था लेकिन चेतावनी भरा नहीं। फोन में शामिल स्नैपचैट की ऐप ने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। जरूरत की बाकी ऐप्स के बीच में एक ऐप ये भी थी जो मुझे एक तरह से इशारा कर रही थी। मैंने एक फेक अकाउंट बनाया और बस अलग अलग फिल्टर लगाकर स्क्रॉल करने लगा, जब तक कि मेरे सामना एक ऐसे फिल्टर से नहीं हुआ जिसने मुझे मुर्दा बना दिया। न ही उस फिल्टर ने मेरे मजाकिया खान बनाया और ना ही मेरे चेहरे को बिगाड़ा। इसकी बजाय उसने मुझे मेरे पीछे एक आकृति को खड़ा हुआ दिखाया, पारदर्शी लेकिन एक इंसान के आकार वाला। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया, खुद को इस सोचकर समझाया कि ये रोशनी का खेल हो सकता है या फिर ऐप में बनी कोई चाल। वो हंसी मेरे गले में ही दब कर रह गई जब उस आकृति को मैंने अगले दिन फिर अपने ऐप में पीछे खड़ा हुआ देखा। इस बार वो और करीब, उसके फीचर्स और ज्यादा साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे कंधे पर मंडराती छवि के चेहरे पर दुख का भाव था। चाहे मैं कहीं भी फोन को क्यों ना घुमा लूं, वो हमेशा मेरे पीछे था और सिर्फ कैमरा के लेंस से ही दिखता था। ये बहुत ही अजीब सी बात थी। तुम्हें कम गांजा पीना चाहिए दोस्त, मैंने खुद से कहा, लेकिन डर का बीज पैदा हो गया था। मैंने ऐप को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी होना नामुमकिन लग रहा था। जितनी बार भी मैं कोशिश करता, कोई ना कोई एरर दिखाई देकर वो बंद हो जाता। उस रात फुसफुसाहट शुरू हो गई, पहले धीमी, जैसे किसी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए चरमराती आवाज होती है। मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज मुझे जगाए रखने के लिए काफी थी। मैंने बस छत देखी, परछाइयां गिनता रहा। तीसरे दिन तक बात काफी आगे बढ़ गई। उस आकृति की छवि स्नैपचैट ऐप से बाहर निकली और खिड़की और दीवारों पर दिखाई देने लगी। मेरी आंखों के कोनों से धुंधली दिखाई देती थी। मैंने अपना नाम सुना, आह भरते हुए फुसफुसाया गया। वो आवाज एक महिला की थी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरी हड्डियां तक जम गई। ये सच नहीं हो सकता, मैंने जोर से कहा। मेरी आवाज में घबराहट थी। जवाब में एक ठंडी हवा चली और पूरे कमरे में घूमने लगी, लेकिन खिड़कियां बंद थी। मेरी सहन शक्ति अब खत्म हुई जब फोन की स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देने लगे, किसी ऐप के जरिए नहीं, लेकिन सीधे स्क्रीन पर। हेल्प मी, पहला मैसेज था, सिंपल लेकिन डरा देने वाला था। फिर वो आ रहा है, तुम्हारे लिए भी। मुझे मदद की जरूरत थी। मैंने वो फोन और उससे हो रही अजीब प्रतिक्रिया के बारे में अपने एक दोस्त को बताया, एलेक्स, जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था। ज़ेवियर, इस बात की कोई सेंस नहीं है, एलेक्स ने फोन स्क्रॉल करते हुए शक्ल बनाते हुए कहा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आर्म ओएस और बाकी ऐप्स। और जो तुम स्नैपचैट के बारे में बता रहे हो, वो एक ऐप है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जैसा तुम कह रहे हो। लेकिन मैंने देखा एलेक्स, ऐसा हो रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई जब मैंने उस आकृति को एक बार फिर स्क्रीन पर देखा। उसकी दुख भरी आंखें मुझे देख रही थी। एलेक्स मेरी तरफ देखता है, उसकी मेरे लिए चिंता साफ जाहिर हो रही थी। चलो ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सच है। तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस इतना जानता था कि मैं एक डिजिटल और स्पेक्ट्रल हॉरर के जाल में फंस गया था, जिसकी शुरुआत फोन की तरह ही रहस्यमयी थी। मुझे नहीं पता था कि इससे बुरा अभी होना बाकी था। अगले कुछ दिन डर और खौफ के मंजर में ही गुजरे। वो प्रेत आत्मा जो मेरे जीवन में हमेशा की तरह मौजूद थी और भी ज्यादा आक्रामक बर्ताव करने लगी। मेरे घर का सामान अपने आप ही इधर उधर उड़ने लगा। किताबें अलमारियों से गिरने लगी। दरवाजा बंद हो रहा था। लाइट्स अपने आप जलने और बंद होने लगी। वो फोन जो मेरे इस बुरे सपने का माध्यम था, मेरा जेलर बन चुका था, जिसकी स्क्रीन पर हर बार मैसेज चमकते रहते थे। हर मैसेज पहले वाले से और भी ज्यादा खतरनाक होता था। हर रात जब भी मैं नींद की बेहोशी में जाता तो मुझे ऐसा लगने लगता जैसे कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा हो। उसके बाद जब मैं डर के मारे झटके से उठता तो वहां कोई भी दिखाई नहीं देता था। एक शाम जब मैंने अपने साथ हो रही प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो हवा में बर्फ जैसी ठंड पड़ गई। सांस का कोहरा अब दिखाई देने लगा था। वो आकृति
अब मुझे फोन में सीधे सीधे दिखाई देने लगी, पहले से और भी ज्यादा करीब। उसका चेहरा मुड़ा हुआ था जैसे वो चिल्ला रही हो। फिर बिना किसी चेतावनी के फोन मेरे हाथ से निकलकर उड़ने लगा और इतनी जोर से दीवार से जाकर लगा जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। मैं डर के मारे वहीं खड़ा होकर रह गया। स्क्रीन टूट गई लेकिन फिर भी फोन चलता रहा। उसकी आंखें अभी भी मेरी आंखों में गड़ी हुई थी। वो मुझे ही घूर रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरी आवाज में खालीपन, डर और गुस्सा भरा हुआ था। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुस्से भरी सांसें सुनाई देती रही। नींद एक मायावी सपना बन गई। हर रात छाया के खिलाफ लड़ाई। मैंने एलेक्स पर फिर से भरोसा किया। मेरी बिगड़ती स्थिति के सामने उसका संदेह कम हो रहा था। चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एलेक्स ने कहा। उसकी बातों में और दृढ़ता दिख रही थी। हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। अगर वो एक भूत है तो उसको कोई रीजन होगा जो उस फोन में है और तुमसे जुड़ा हुआ है। कैमरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से एलेक्स ने मेरे घर के कमरे में कमांड सेंटर स्थापित कर दिया। उसके बाद हमने इंतजार किया। माहौल कुछ होने के डर से भरा हुआ था। रात गहरी होती गई और जैसे ही मुझे लगा कि वो प्रेत अपने पीड़ा को रोक सकती है, उसी समय कमरे का तापमान बहुत ज्यादा गिर गया। कैमरा ने पूरे कमरे में घूमती हुई प्रकाश की किरणों को कैद कर लिया। फोन टूटा हुआ होने के बाद भी जल उठा और उस पर एक मैसेज आया, तुम्हारे पीछे। हम धीरे से पीछे मुड़े और वहां हमें खाली जगह के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे वो डरावनी प्रेत वास्तव में दिखाई देने लगी। कमरे की कम रोशनी में भी उसकी आकृति का अनुमान लगाया जा सकता था। एक महिला जिसके भाव दुख और डर के थे, उसका मुंह मदद के लिए हिल रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता, एलेक्स ने कहा। उसकी आवाज में डर और हैरानगी दोनों थी। उस आकृति ने पहले फोन की तरफ इशारा किया और फिर दरवाजे की तरफ। एक साफ मैसेज। वो चाहती थी कि हम उसके पीछे चलें और हमने वैसा किया भी, डर और इन सब के पीछे का राज समझने की भावना लेते हुए। वो रास्ता पार्क से होकर गुजरता था और फिर वहां से एक सड़क पार करते हुए पुरानी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। शायद हम इन सब के पीछे के इतिहास से रूबरू होने वाले थे। बिल्डिंग के अंदर की हवा भरी थी, जैसे वहां कई अनकही कहानी दबी हुई हूँ। वो आकृति हमें एक छिपे हुए कमरे की तरफ ले गई, जिसकी दीवारों पर पुराने अखबार लगे हुए थे, जिसमें एक ऐसी औरत का जिक्र था जो सालों पहले बिना किसी सबूत के कहीं गायब हो गई थी। एक अखबार के लेख में लिखा गया था कि उस औरत के दोस्त को महिला के साथ संपर्क टूटने से पल भर पहले की तस्वीर मिली थी और उस क्लिप में उसका स्मार्टफोन था। उसका मॉडल उस फोन से मेल खाता था जो मुझे मिला था, बस ये वाला टूटा हुआ था, जैसे वो भयानक दुर्घटना में हुआ। इस एहसास ने मुझ पर एक गहरा प्रहार किया। फोन उसका था। स्नैपचैट शायद आखिरी चीज थी जिसका वो इस्तेमाल कर रही थी और किसी वजह से उसकी आत्मा अभी भी उसी में फंसी हुई थी। किसी ने उस फोन का इस्तेमाल किया होगा और जब उन्हें पता चला कि ये प्रेतवादी है तो उन्होंने उसे पार्क में छोड़ दिया होगा। जैसे ही सुबह हुई, इन सभी बातों का आभास फीका पड़ गया। उसका मैसेज पहुंच गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका डर खत्म नहीं हुआ। वो फोन जो बस अब एक दुख की कहानी का जरिया है, जिंदगी के साथ साथ टिमटिमाता रहा। हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच के पर्दे की याद दिलाता रहा। आखिर में एलेक्स और मैं जवाबों से ज्यादा सवालों के बीच घिरे हुए रह गए। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ? क्या हमें कभी भी सच्चाई का पता चलेगा? डिजिटल डर अब खत्म हो गया था, लेकिन परछाई अभी भी बनी हुई थी। ये उस रहस्य का परिणाम है जिसने हमारे जीवन को कुछ वक्त के लिए हैरान कर दिया था। उसके बारे में ये सारी जानकारी इकट्ठी कौन कर रहा था? क्या हम फिर कभी उसे देख पाएंगे? एक हफ्ते के बाद मैंने उस फोन को वापस उसी जगह पर रख दिया और तभी वहां उसकी वही दोस्त मिली जो अभी तक उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी और सारी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। मैंने वो फोन उसी के पास छोड़ दिया। मैंने अपना स्नैपचैट एक मॉडल के रूप में कैमरा के पीछे का जीवन दिखाने के रूप में शुरू किया था। ये मजेदार था। इसके जरिए मुझे अपने प्रशंसकों से जुड़ने का अच्छा मौका मिला। इस तरह मेरी मुलाकात एलेक्स से हुई, मेरे कई फॉलोअर्स में से एक। शुरू में तो उसके मैसेज आम थे, मेरी तस्वीर पर तारीफ करना, मेरे काम के बारे में सवाल और इधर उधर की बातें। मुझे अपनी ऑडियंस से बात करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं जवाब देने से पहले कभी सोचती नहीं थी। ऊपर से वो क्यूट था। लेकिन फिर एलेक्स के बर्ताव बदलने लगा। शुरुआत में मैंने इसके बारे में ज्यादा गौर से नहीं सोचा। वो मेरी तरह मेकअप और बाल बनाकर मुझे स्नैप्स भेजता था, लिज के साथ ट्विनिंग करते हुए। उसके कैप्शन में लिखा होता था, उसे मेरी नकल करते हुए देखकर खुश होते हुए। शुरू में तो मैंने सब हंसी में टाल दिया,
फिर जैसे जैसे उसके मैसेज बढ़ने लगे मेरी बेचैनी बढ़ गई। एक शाम मैंने देर रात के शूट की एक तस्वीर पोस्ट की। अगली सुबह मुझे एलेक्स ने अपनी तस्वीर भेजी, ठीक मेरी तरह पोस्ट करते हुए, लेकिन उसकी तस्वीर में उसने एक मास्क पहना हुआ था। एक ऐसा मास्क जो ठीक मेरी शक्ल जैसा दिखता था। ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम सीधा शीशे में देख रही हो? उसने लिखा। मैंने अपनी भावनाओं को संभाल कर कहा, वाह, ये तो काफी बढ़िया काम लगता है। वैसे तुम्हें मिला कहां से? उसके जवाब ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये मैंने खुद बनाया है ताकि हम हमेशा करीब रह सकें, लॉल्स। और तब जाकर मेरे दिमाग की घंटियां बजी। मैंने हम दोनों के बीच की बातचीत कम कर दी, इस सोच के साथ कि शायद वो समझ जाएगा, लेकिन एलेक्स कोई अच्छा नहीं लगा, 1% भी नहीं। अब वो और भी ज्यादा स्नैप्स भेजने लगा और ज्यादा डिमांड करने लगा। उसने मुझे अजीब और डरावने मैसेज भेजना शुरू कर दिया। कभी कभी वो अपनी तस्वीरें भेजता था जो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या, लेकिन उसमें कोई बात तो थी जो सही नहीं लग रही थी, कुछ ऐसा जो बार बार खतरे की घंटी बजा रहा था। फिर वो रात आई जिसने मेरे डर को दहशत में बदल कर रख दिया। एलेक्स ने मुझे एक स्नैप भेजी। उसमें सुबह का वक्त दिखाई दे रहा था। वो एक ऐसी तस्वीर थी जो मेरे अपार्टमेंट के बाहर से ली गई थी। उस तस्वीर के एंगल से पता चल रहा था कि उसे किसी गाड़ी से बैठकर लिया गया था। मैं जानकर सुन नहीं पा रहा कि तुम मुझसे कुछ दूरी पर हो, उसने लिखा। मैंने फौरन उसे ब्लॉक कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन यह सब यहां खत्म नहीं हुआ। अगले दिन मुझे अपने घर के दरवाजे पर एक पार्सल रखा हुआ मिला। उसके अंदर मास्क था, एक दूसरी कॉपी, लेकिन इस बार उसके अपने चेहरे का। उसके साथ एक नोट भी था, इसे पहने और हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। मैंने पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवाई, लेकिन क्योंकि उसने मुझे किसी तरह की धमकी नहीं दी थी, उनका कहना था कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा, जैसे कोई हमेशा मुझे देख रहा हो और मेरा पीछा कर रहा हो। मेरा स्नैपचैट जो कभी मनोरंजन की एक जगह हुआ करती थी, अब दहशत का घर बन गया था। एक रात जब मैंने अपना ध्यान एक मूवी देखने के बहाने उससे हटाना चाहा, मेरे फोन में एक ईमेल की नोटिफिकेशन आई। वो एक नए अकाउंट से थी, लेकिन मैंने उसके लिखने के ढंग से फौरन उसे पहचान लिया। वो एलेक्स था। तुम मुझे ब्लॉक कर सकती हो, लेकिन हम साथ में रहने के लिए ही बने हैं, लिज। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। हम जल्द ही साथ होंगे, जान। मैं इस बात का वादा करता हूँ तुमसे। और तब जाकर असली बुरा सपना शुरू हुआ। इसके बाद के दिन धुंधले और डर से भरे हुए थे। उस मेल के आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि एलेक्स की मौजूदगी मेरी जिंदगी में किसी साई की तरह बढ़ती जा रही है। उसका पागलपन मेरे जीवन के हर पहलू में घुस गया है। मेरा घर जो कभी सुकून देता था, अब सिर्फ कांच का एक पिंजरा लगने लगा था। एक फुसफुसाहट और चरमराहट मेरे किए धरे पर पानी फेर रही थी। मैंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और ज्यादा लॉक्स लगा लिए और घर में और बाहर भी कैमरास लगा दिए। उसके बावजूद एलेक्स के बाहर होने, मुझे देखने, मेरे इंतजार करने के डर ने मुझे मरोड़ कर रख दिया। पुलिस की पेट्रोलिंग से थोड़ी राहत तो मिली। एलेक्स किसी भूत की तरह था जो रात भर कहीं भटकता रहता था। अगर मैं कभी काम के सिलसिले में कहीं बाहर किसी कैफे में होती तो वो मुझे कहीं ना कहीं बैठा हुआ दिख जाता। वो मेरे नजदीक नहीं आता था, बस मुझे देखता रहता था। एक रात मैं अपने दोस्त के साथ एक क्लब में पार्टी कर रही थी। हम डांस कर रहे थे, थोड़ा सा ज्यादा करीब होकर, और तभी वो कहीं अंधेरे से बाहर निकल कर आया और उसने मेरे दोस्त को मारना शुरू कर दिया। उसे दूर करने के लिए बाउंसर्स को बुलाया गया। अभी भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने एक बार फिर मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे देखता रहा जब तक बाउंसर्स उसे घसीट कर बाहर नहीं ले गए। घर से बाहर निकलकर राशन लाने के लिए भी मुझे डर लगने लगा। फिर वो रात आई जब मैंने अपने सहने की सीमा को पार कर लिया और मुझे और बर्दाश्त नहीं हुआ। हवा का रुख थोड़ा उखड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे आज तूफान आने वाला है। तेज हवा चलने के साथ साथ जोर जोर से बिजली भी कड़क रही थी। मैं रोज की तरह कुछ ना कुछ काम कर रही थी, जैसे कि अपनी मेल्स देखना, कि तभी मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आई, एक नई स्नैप किसी ऐसे यूजर नेम से जिसे मैं नहीं जानती थी। मैंने उत्सुक होकर उस स्नैप को खोला। वो मेरी बिल्डिंग के फ्रंट साइड की तस्वीर थी, जिसे सड़क के उस पार से लिया गया था। उसके साथ लिखी कैप्शन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत तेज तूफान आने वाला है लिज, आओ इसे साथ में पार करें। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। एक ऐसा अनदेखा तूफान जो मुझे नीचे ढकेलना चाहता था। मैं बालकनी की तरफ भागी। मेरी आंखें अंधेरे में उसे ढूंढ रही थी कि शायद उसके होने का कोई सुराग मिल जाए। तब मैंने सुना कोई बिल्डिंग पार करके मेरी बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। जैसे ही मैंने डरते हुए एलेक्स की छाया को
रेलिंग से उभरते हुए देखा, मेरे अंदर डर की लहर एक बार और दौड़ गई। उसने मेरा चेहरा का एक विचित्र मुखौटा पहन रखा था जिस पर एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान बनी हुई थी। लिज, उसने मुझे पुकारा। उसकी आवाज़ धीरे ज़रूर थी लेकिन वो खुश लग रहा था। बस अब बहुत हुआ जान, तुम मुझसे छिप नहीं सकती। आज रात हम एक साथ होंगे। मेरा दिमाग चलने लगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही मैं बहुत डरी भी हुई थी। दूर रहो मुझसे एलेक्स, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरी आवाज़ पहले से ज़्यादा स्थिर थी। मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। लेकिन वो बस हंसने लगा, एक आवाज़ जिसने मेरा फ़ोन खौला दिया। अब हम इन पुलिस वालों को बीच में लाने से कहीं आगे बढ़ चुके हैं लिस। अब बस तुम और मैं हो और हमारी छोटी सी दुनिया। कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा बेबी। बिना एक भी वक्त गवाए मैंने धीरे धीरे अपना फ़ोन निकाला, पुलिस को फ़ोन करने के लिए नहीं बल्कि उसे रिकॉर्ड करने के लिए। अगर मैं उससे बचकर भाग नहीं पाई तो कम से कम मैं उसका असली चेहरा तो लोगों के सामने ला पाऊंगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने उससे सवाल किया इस उम्मीद में कि मैं उसका जवाब रिकॉर्ड कर लूंगी। उसका जवाब डरावना था। क्योंकि तुम मेरी हो लिज, तुम्हें बस अभी तक इस बारे में पता नहीं है। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया उसी के साथ साथ मौसम का हाल भी बिगड़ गया और बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि वो मेरी बालकनी में चल रहे हालात के साथ मेल खाती हुई लगने लगी। इस तूफान की आड़ में मैंने एक और फैसला लेने के बारे में सोचा। मैं फौरन अंदर घुस गई और मैंने कांच के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। एलेक्स ने जब ये देखा तो वो मेरे पीछे भागा और कांच से टकरा गया। वो जोर जोर से कांच पर मारने लगा, चिल्लाने लगा और पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। इस बीच उसका मास्क आधा फट भी गया। मैंने अभी भी कैमरा उसी की तरफ किया हुआ था और मैं उसके हर पागलपन को कैप्चर कर रही थी। उसी के साथ मैंने 911 पर फ़ोन कर दिया। तेज तूफान के साथ साथ एलेक्स भी चिल्लाने लगा। मैंने भी जोर से चिल्लाकर अपने घर का एड्रेस बताया और ये प्रार्थना करने लगी कि पुलिस टाइम से आ जाए। और फिर अचानक एलेक्स उस तूफान की तरह भागा और पलक चमकते ही वहां से गायब हो गया जहां से वो आया था। पुलिस ने 1 घंटे बाद उसे ढूंढ निकाला। वो पेड़ के नीचे छिपा हुआ था, बुरी तरह भीगा और हारा हुआ। एलेक्स के द्वारा किए गए मुझ पर वार वाली वीडियो वायरल हो गई। एक हैरान कर देने वाला सच जो ऑनलाइन सोशल मीडिया के जीवन को खोखला साबित कर रहा था। उसका ट्रेल बहुत ही आसानी से हो गया। जो सबूत मैंने इकट्ठा किए थे वो उसे मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी थे। जब मैंने उसे हाथ में हथकड़ी पहने देखा तो मेरा दिल हल्का हो गया, जैसे मेरा कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। आगे की बात करें तो मैंने अपने चैनल के जरिए लोगों को जागरूक करने की प्रक्रिया को शुरू किया, जिसमें लोगों को बताया जाता था कि किस तरह इस दहशत से किस तरह सामना करना चाहिए। मैं तो एलेक्स के पागलपन से बच गई थी, लेकिन इस अंधेरे से सबको बाहर निकलने का मिशन अभी भी बहुत दूर था। मेरी कहानी एक मिसाल बनी जिससे सभी को सुरक्षा से चलना चाहिए। ये सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज है।